Hello students, my name is Shailesh Arya. I am going to start the living world as biology chapter number 1 living words notes के आज बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम शुरू करते हैं बेसिक पॉइंट से। लिविंग वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कि लिविंग वर्ड में कि जितने सारे एनिमल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे हैं। द अर्थ सर्व्स एज ए होम फॉर डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो अर्थ है हमारी, ये कई सारे घर को एक डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में बताती है। द ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन वेरियस हैबिटेट। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में हो गए, माउंटेन्स में हो गए, डेजर्ट्स में हो गए, ओशंस में हो गए, फ्रेश वाटर में हो गए, फ्रेश वाटर बॉडीज में हो गए, हॉट स्प्रिंग्स में हो गए, पोरल रीजन्स में हो गए, एंड ऑलमोस्ट एवरी प्लेस ऑफ द अर्थ। ये मान लीजिए कि सभी प्लेसेस हमारी धरती पे जितने भी प्लेसेस हैं सब जगह पे ये डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की देखने को मिल सकती है। लिविंग थिंग्स पोजेसेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो लिविंग थिंग्स है इसमें कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं विच मेक्स, जो बनाता है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस चार्ट में दिए गए हैं, आइए हम पढ़ते हैं। पहला तो ये है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये होता है इंक्रीज इन मास। ग्रोथ मास का बढ़ना और इसके साथ नंबर रिप्रोडक्शन का भी बढ़ना। ये लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन, जिसका मतलब अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो। पहला ग्रोथ हो गया, दूसरा रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोड्यूस करते हैं, और तीसरा कैपेबिलिटी टू मेटाबॉलिज्म की एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म्स के प्रोसेस को कैसे कैपेबल रखते हैं, ये चीज़ है। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और चौथा हो गया रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। जैसे कोई चीज़, जैसे एकदम तुरंत गर्मी करंट लगा तो हम तुरंत हटा लेते हैं, तो ये हो गया कि इन्वायरमेंट को देखते हुए हम रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट, ग्रोथ। अब ग्रोथ में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो बाय इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करती हैं। किस प्रकार ग्रो करती हैं कि उनका मास बढ़ता है और उनका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब वो रिप्रोड्यूस करती हैं, तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन पार्टिकुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इन पार्टिकुलर ग्रोथ आकर बाई सेल डिवीजन और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है ये सेल डिवीजन या इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स की वजह से होती है। ग्रोथ आकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ इन प्लांट्स। और ये जो ग्रोथ है ये प्लांट्स में लाइफ चलती रहती है। वेयरएज इन एनिमल्स इट ऑकर अप टू ए सर्टेन एज ओनली। लेकिन ये एनिमल्स में ग्रोथ जो है ये कुछ ही एज तक ही रहती है। हाउएवर ग्रोइंग इन सर्टेन बॉडी पार्ट्स लाइक नेल, हेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट सेल ऑकर थ्रू आउट द लाइफ। अब ये बताया जाए जैसे कि हमारे नेल्स का बढ़ना, हेयर का बढ़ना और रिप्लेसमेंट, जैसे कि कोई लॉस्ट हो गई सेल तो उसकी जगह नई सेल का बनना, ये हमारे लाइफ भर में चलता रहता है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोशीय एक सेल से बने ऑर्गेनिजम्स में ये जो ग्रोथ है ये एक माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल बाय विट्रो एक्सपेरिमेंट। एक विट्रो एक्सपेरिमेंट से हम उसके सेल्स को काउंटिंग कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन्स, बाउल्डर्स, सैंड ड्यून्स आल्सो ग्रो इन साउंड। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे माउंटेन्स हो गया, माउंटेन्स पहाड़, बाउल्डर्स मतलब पत्थर, सैंड ड्यून्स, ये भी ग्रो करते हैं, ये हमें दिखते हैं साइज में, बट जस्ट एक्यूमुलेटिंग द मटेरियल्स ऑन देयर एक्सटर्नल सरफेस। लेकिन ये जो ग्रोथ है ना ये बाहर से होती है, अंदर से नहीं होती है। 10 ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स इज इंटरनल। तो ये जो कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स की जो ग्रोथ है ना ये इंटरनल होती है, अंदर से होती है। वाइल इन नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स में होती है इट इज़ एक्सटर्नल भी आल्सो, ये एक्सटर्नल बाहर से होती है। इट इज़
टू बी नोटेड दैट डेड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट ग्रो, और हमें ये नोटेड करना पड़ेगा कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये ग्रो नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं रिप्रोडक्शन की ओर। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स पोजेसिंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। कि एक रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसकी वजह से वो अपने ऑफस्प्रिंग अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है जो अपने जैसे दिखता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज जनरली सेक्सुअल। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जनरली सेक्सुअल होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स। अब यहाँ पे लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है ये एसेक्सुअल के तरीके भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कैसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। फंजाई स्प्रेड एंड मल्टीप्लाई फास्ट। अब ये जो फंजाई है, फंजी कई लोग बोलते हैं, कई फंजाई बोलते हैं। फंजाई ये है स्प्रेड एंड मल्टीप्लाई फास्ट बाय प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। अब ये कैसे मतलब कि ये कैसे मल्टीप्लाई करता है, कैसे ग्रो करता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो ये मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स की वजह से रिप्रोड्यूस करता है। सम फंजाई आर फिलामेंटियस एल्गी। कुछ फंजाई जो होते हैं ये फिलामेंट एल्गी की तरह हैं, एल्गी की तरह अपना वो कम्बाइनेशन बनाते हैं। एंड द प्रोटेनमा ऑफ मोसेस मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। और ये जो प्रोटेमा ऑफ मोसेस है ये भी मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। इन ईस्ट एंड हाइड्रा। अब ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग ऑकर्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स। ये जो बडिंग होती है ईस्ट और हाइड्रा में, ये नए ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करती है। किसकी वजह से? नए ऑर्गेनिजम्स को पैदा करती है बडिंग की वजह से। वाइल इन प्लानेरिया, लेकिन ये जो प्लानेरिया प्लेटफॉर्म होता है ये रीजनरेशन की वजह से होता है, जो कि नीचे लिखा हुआ है। प्लानेरिया में रीजनरेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड बॉडी पार्ट्स ऑकर। दीज पार्ट्स इन टर्न ग्रो एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म। फिर यही जो प्लानेरिया में रीजनरेशन प्रोसेस देखने को मिलता है ये नए ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल जाता है। फिर मतलब कोई बॉडी जैसे प्लानेरिया ऐसे होता है, अगर ऐसे है, अगर इसको कहीं से भी काट दिया जाए, इस प्लानेरिया को कहीं से भी काट दिया जाए तो ये दो भागों में अपने आप अपने शेप में दोबारा आ जाता है। जैसे अगर इसका हेड काट दिया जाए तो ये अपने जैसा ही नया प्लानेरिया बना लेगा। अगर इसका हम हाथ काट देंगे तो ये भी अपने जैसा ही नया प्लानेरिया बना लेगा। इसको कहते हैं रीजनरेशन। किसी भी बॉडी पार्ट से कहीं से भी काटे एक नया प्लानेरिया अपने आप बन जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तीसरे पॉइंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ सेल्स। अब ये बैक्टीरिया हो गया, एल्गी हो गया, अमीबा हो गया, ये रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे हमारी सेल बढ़ती है उसकी वजह से रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें आगे दोबारा बता रहा हूँ, बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा थ्रू देयर सेल डिवीजन ग्रोथ इज सिनोनिमस विथ रिप्रोडक्शन। जैसे जैसे इनका सेल डिवीजन होता है ग्रोथ भी एक तरह से होती रहती है रिप्रोडक्शन की वजह से। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक म्यूल्स, खच्चर हो गए, स्टरलाइट वर्कर बीज हो गई, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, डू नॉट रिप्रोड्यूस। ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। हैंस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये सभी चीज़ों में नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ये मेटाबॉलिज्म एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, और डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स का है मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। एनाबॉलिज्म जो सम टोटल दिन भर का सम टोटल एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, और कैटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है। कैटाबॉलिक को हम डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस कह सकते हैं, हम आगे हम पढ़ेंगे। कंटिन्यूसली ऑकरिंग इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म दोनों मिलता है, ऑकर्स इन ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है ये सभी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है।
इट इज़ 2 स्टेजेस इंक्लूड, इसमें 2 स्टेजेस इंक्लूड होती हैं। डेट इज एनाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म होता है द प्रोसेस ऑफ बडिंग अप एंड सिंथेसाइज ऑफ कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन, एग्जांपल फोटोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म। अब ये जो प्रोसेस है ऑफ बिल्डिंग अप, किसी चीज़ का बिल्डिंग अप, या उसको ये कह सकते हैं सिंथेसाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंथेसाइज करना फ्रॉम सिंपलर वन से, एग्जांपल जैसे फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन है सिंपलर सब्सटेंस में। कैटाबॉलिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन है सिंपलर सब्सटेंस में, जैसे कि रिस्पायरेशन, रिलीजिंग वेस्ट आउटसाइड। अब आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन आल्सो बी डेमोन्स्ट्रेटेड, मेटाबॉलिक रिएक्शन को भी हम ऐसे देख सकते हैं आउटसाइड, डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी, ये हमारे बॉडी के आउटसाइड में भी डेमोन्स्ट्रेट होता है इन सेल फ्री सिस्टम, जिनमें सेल फ्री सिस्टम होता है, विच आर नाइदर लिविंग, ना कि लिविंग होते हैं ना ही नॉन लिविंग होते हैं। दस दिस रिएक्शन इन विट्रो श्योरली लिविंग रिएक्शन, नॉट लिविंग थिंग्स, हेंस मेटाबॉलिज्म कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है ये लिविंग में भी दिखता है, मतलब सब चीज़ में दिखता है, क्योंकि इसमें हमारा वो सब हमारा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म प्रोसेस इंक्लूड होता है। द इम्पॉर्टेंस डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म आर, अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या क्या डिफरेंस है हम पढ़ते हैं। एनाबॉलिज्म इट इज़ अ सम ऑफ टोटल कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ये टोटल कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का सम है, और कैटाबॉलिज्म इट इज़ अ सम ऑफ टोटल डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एनाबॉलिज्म में कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म में डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। दूसरा, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर फ्रॉम सिंपलर वन, अब इसमें जो एनाबॉलिज्म है इसमें कम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म होते हैं सिंपलर वन से, लेकिन जो कैटाबॉलिज्म है इसमें सिंपलर सब्सटेंस फॉर्म होते हैं कम्प्लेक्स वन से। अब एनाबॉलिज्म में एनर्जी स्टोर होती है, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। अब एनाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, एनाबॉलिज्म हमें क्यों चाहिए होता है, हमें ग्रोथ के लिए चाहिए होता है और मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है। कैटाबॉलिज्म हमें क्या होता है, कैटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटीज, जो दिन का हम सारा काम करते हैं उसमें कैटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड होता है। अब आगे बढ़ते हैं। वायरसेज आर कंसिडर्ड एंड नॉन लिविंग, वायरस को हम नॉन लिविंग कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज दे डोंट नीड एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ के लिए इनको एनर्जी चाहिए ही नहीं होती है। डैट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर टुगेदर आर एब्सेंट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है ये एब्सेंट होती है वायरसेस में। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर का कैसे सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। द सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स वेदर प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमंस। सेल एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फंक्शनल यूनिट भी है ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स की, वेदर प्लांट, चाहे प्लांट्स हो जाए, एनिमल्स हो जाए या ह्यूमंस हो जाए। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये सिंगल सेल से बने हुए हैं। वाइल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं मिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। द सेल्स कंटेन प्रोटोप्लाज्म, सेल्स में प्रोटोप्लाज्म होता है, एंड द सेल ऑर्गेनेले, और सेल ऑर्गेनेले इनसाइड द सेल, इसका मतलब होगा सेल ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग मैटर के इनसाइड में बीच परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज, जिसके लिविंग मैटर, द सेल्स कंटेन लिविंग मैटर, सेल्स के अंदर लिविंग मैटर होता है और उसके अंदर सेल्स के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, सेवरल एक्टिविटीज। एक सेलुलर लेवल पर होती रहती हैं, सेलुलर लेवल पर, जब छोटे पे लेवल पर, एंड रिजल्ट इनटू वेरियस लाइफ प्रोसेस, और इससे क्या होता है कई सारी लाइफ प्रोसेस चलती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, कॉन्शियसनेस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव एक्सीलेंट, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक्सीलेंट एबिलिटी है टू सेंस देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को सेंस करने के लिए। दे रिस्पॉन्ड टू वेरियस फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल स्टिमुलाई, ये फिजिकल भी करते हैं, केमिकल भी करते हैं, बायोलॉजिकल स्टिमुलाई, जैसे कि फिजिकल में हो गया कि मैं किचन में गया और कढ़ाई, तावा रखा हुआ था, मैंने तावे को छुआ
और तावा गर्म था, मैंने तुरंत उस पे से हाथ तुरंत उसको छुआया, फिर तुरंत मैंने अपने हाथ को वापस ले खींच लिया, क्योंकि ये मैंने रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई किया। हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस है, अपने आप से बचाव कर सकते हैं अपने, तो इसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। एक बायोलॉजिकल स्टिमुलाई हो सकता है, केमिकल उसी तरह, केमिकल जब केमिकल्स के द्वारा रिएक्शन होता है तो उसको हम केमिकल स्टिमुलाई करते हैं। जैसे कि हमारे ऊपर अगर कोई केमिकल पड़ गया तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम उसी के अनुरूप हम अपने आप को स्टिमुलाई कर सकेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। द वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स टू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स आर लाइट। कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसके अनुसार लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, पॉल्यूटेंट्स हो गया, अदर ऑर्गेनिजम्स हो गया, एक्सेट्रा। लाइट ड्यूरेशन और फोटो पीरियड अफेक्ट्स मैनी सीजनल ब्रीडर्स। जो लाइट ड्यूरेशन, दिन का जो समय होता है, और या कह सकते हैं फोटो पीरियड, सनलाइट जब समय होता है, अफेक्ट मैनी सीजनल ब्रीडर्स। कई सारे सीजनल ब्रीडर्स को अफेक्ट करता है। प्लांट्स एज वेल एनिमल्स, प्लांट्स को भी करता है, एनिमल्स को भी करता है। लाइट ड्यूरेशन, ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू केमिकल्स इंटरिंग देयर बॉडी। सभी लिविंग थिंग्स ये रिस्पॉन्स करते केमिकल्स जो उनके शरीर के अंदर आ रहे होते हैं। ह्यूमन्स आर सुपीरियर, ह्यूमन्स एक बहुत सुपीरियर टू ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स से भी ज़्यादा सुपीरियर है। हैव एन एडिशनल एबिलिटी टू सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसके पास एक एडिशनल एबिलिटी है, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस की एक एडिशनल एबिलिटी है, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस की। मतलब ह्यूमन एक सुपीरियर है, मतलब सभी का कंपैरिजन करें तो ह्यूमन एक सुपीरियर है जो सबसे आगे है। ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस कि अगर वो बाहर भी जाता है तो अपना लुक गेटअप, पहले सुबह सुबह नहाता है, धोता है, उसके बाद अपना लुक गेटअप चेंज करता है, फिर उसके बाद कहीं बाहर जाता है, क्योंकि उसके बाद समाज का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर कोई कुत्ता देख ले तो वो कपड़े थोड़ी पहनेगा, इतना वो सेल्फ कॉन्शियसनेस थोड़ी है। बस उसे अपने खाने की फिक्र है, खाना खाता है, दिन भर खाता पीता है, इधर उधर फिरता है, आके सो जाता है, मर जाता है, फिर और कुछ नहीं रहा। लेकिन जो ह्यूमन है वो आसपास का माहौल भी देखता है, घर का भी देखता है, और फिर ये सब सारे काम वो ह्यूमन करता है। इसीलिए ह्यूमन को सेल्फ कॉन्शियसनेस में सुपीरियर माना जाता है। देयरफॉर कॉन्शियसनेस कैन आल्सो सेड टू बी ए, इसलिए हम कॉन्शियसनेस को हम ये भी कह सकते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स की, ये लिविंग ऑर्गेन्स की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस भी बता दिया, एंड मेटाबॉलिज्म, ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। हाउएवर इन ह्यूमन बींग्स में इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइन लिविंग स्टेट। ह्यूमन बींग्स में ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि लिविंग स्टेट को कैसे डिफाइन किया जाए। एग्जाम्पल, पेशेंट लाइंग इन कोमा सपोर्टेड बाय मशीन दैट रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स आर ब्रेन डेड विथ नो सेल्फ। जैसे कोई पेशेंट है, कोई कोमा है, कोमा में पड़ा है, तो वो पता नहीं अब वो उठेगा कि नहीं उठा, क्योंकि उसका ब्रेन डेड हो चुका है, उसके शरीर का ब्रेन डेड हो चुका है, और शरीर के सारे पार्ट्स फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन अब वो पता नहीं कब कोमा से बाहर आएगा। अब ये कुछ पता नहीं चलता, यही है वही है। तो यही है ब्रेन डेड विथ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्योंकि कोमा के अंदर जो आदमी है उसका ब्रेन डेड हो चुका है, उसके अंदर कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रह गई। तो हम कैसे कह सकते हैं ये लिविंग कि ये उसमें आता है कि मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग स्टेट। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है लिविंग स्टेट को डिफाइन करने के लिए। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अब 6 पे आ गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज ऑर्गेनाइज्ड। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है ऑर्गेनाइज्ड है, डैट इज सेवरल कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स cooperate with each other of functioning whole body. The body of living organisms is organized, that is several components and some components cooperate with each other for functioning of a whole body. मतलब कई सारे जैसे सेल मिल गए, सेल से कुछ और बड़ी, सेल से और टिश्यू बना, फिर टिश्यू से वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बना, फिर उसके बाद एक ऑर्गन बन गया, फिर ऑर्गन से एक वो लिविंग प्रोसेस ह्यूमन बन गया। ऐसे ऐसे कई सारे मिलके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना दे, छोटी से छोटी सी चीज़ें मिलके अपना वो एक बड़ा रूप दे रही हैं। ये हो गया हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है लाइन,
अब ये पढ़ के बताता हूँ। जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन मिलके एटम्स बनाएंगे। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन मिलके एटम बना रहे हैं। अब यही एटम से कंपाउंड बन रहे हैं, यही एटम से कंपाउंड बन रहे हैं। नॉन लिविंग में हो रहा है, लेकिन लिविंग में क्या हो रहा है? लिविंग में देखते हैं, लिविंग में हो रहा है सेल, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना। मतलब एक सेल बनी, फिर उसके बाद सेल से टिश्यू बना, फिर टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन गया। इसी को ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल हायरार्कीज। देयर आर ए फिजिकल मीन्स नॉन लिविंग हायरार्की एंड बायोलॉजिकल हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बॉडी। एक लिविंग बॉडी में नॉन लिविंग और एक लिविंग बायोलॉजिकल हायरार्की देखने को मिलती है। इन फिजिकल हायरार्की various non-living components aggregate to form compounds which finally enter living world in the form of cells. These cells organize to form tissue. ये जो cells होती है ऑर्गेनाइज होती है, टिश्यू बनाती है। that forms organs, ये ऑर्गन बनाती हैं। several organs, कई सारे ऑर्गन बनाए। combustive to form organ system, और यही ऑर्गन सिस्टम मिलके बन जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया वही सेम टू सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइनली मैनी ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही सेम टू सेम जो ऊपर बताया वही लिखा हुआ। द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। अब बता रहा है जो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू, टिश्यू की जो प्रॉपर्टीज है इसमें नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एमंग कई कॉन्स्टिट्यूएंट सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। वही ऊपर वाली बातें लिखी हुई। फॉर एग्जाम्पल, बोन इज ए हार्ड टिश्यू। बोन एक हार्ड टिश्यू है विच प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू द बॉडी, जो बॉडी के एक मजबूत कण को दिखाती हैं, एक बॉडी के मजबूत वो दिखाती हैं बोन्स। लेकिन ये जो बोन्स है ये भी एक छोटी से सेल से बनी होती हैं। बट द सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड, लेकिन ये बट द सेल्स प्रेजेंट इनसाइड इट डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। कि जैसे कई सारे सेल्स मिलकर टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम में बोन आ गया। लेकिन अगर इसी सेल की बात करें, उसके सबसे छोटे से कण की बात करें, तो उसके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो दिखा सके कि ये कर सके। जो इतने बड़े ऑर्गन सिस्टम जो कर सकता है वो एक सेल कहाँ कर सकती है। तो सेल के कंपोनेंट से बनाए हुए पार्ट जो बना है हमारा ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि बोन हो गया और हार्ट हो गया, तो ये बड़ा काम करती है। सभी सेल्स मिलके काम करती हैं। दिस फिनोमेना ऑफ इंट्रैक्शन, ये जो फिनोमेना इंट्रैक्शन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी रिजल्ट्स इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो फिनोमेना है ये हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिज्म में, जैसे सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना, ये फिनोमेना देखने को मिलता है। द वेरियस लाइफ process are the results of interaction and coordination. The complexity of organisms enable living organisms to be self-replicating. अब इसमें क्या बताया जा रहा है? वेरियस लाइफ प्रोसेस हो गया, जैसे कि रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन का रिजल्ट और कोऑर्डिनेशन का रिजल्ट। तो कम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज टू बी सेल्फ रेप्लिकेटिंग। जो कम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिजम्स की देखने को मिलती है, इससे ये इनेबल होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेशन है एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली है। ये सभी पॉइंट्स मैंने ऊपर बता दिए हैं, दोबारा बता देता हूँ। सेल्फ रेप्लिकेट, किसी को मतलब अगर गर्मी लग रही है, नहीं तो दूसरा एग्जांपल ले लेते, जैसे कि किसी मच्छर ने मेरे बॉडी में काट लिया, तो उसके जो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे बॉडी में चले गए, जो हार्मफुल, तो हमारी WBC वाइट ब्लड सेल्स उसको ध्वस्त कर दिया, सारे बैक्टीरिया को मार दिया। तो ये एक रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग। अब इवॉल्विंग में क्या आता है, जैसे आज हम किसी चीज़ का नहीं यूज कर रहे, धीरे धीरे करके लाख 2 साल बाद वो चीज़ गायब हो जाएगी। जैसे हम इवॉल्व करें, पहले 4 कदम पैरों पे चलते थे, धीरे धीरे हमने 2 पैरों पे कदम चलना सीख लिया, फिर वैसे हम डेवलप्ड हुए।
और वैसे हम डेवलप जैसे होते गए तो हमारे जो 4 पैर थे अब वो 2 हाथ और 2 पैर में बदल गए। तो ये होता है इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेशन, कि सेल्फ रेगुलेशन कैसे करनी है, सेल्फ रेगुलेटिंग कैसे करना है। तो किसी चीज़ को रेगुलेट करना उसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। अब किसी के मतलब कि कोई खाना दिखा, अब एनिमल भागता जा रहा है, उसको अनुरूप कैसे रेगुलेट करेगा, तो ये चीज़ बताई गई सेल्फ रेगुलेशन में। एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसे गर्म ठंडा और तीखा खट्टा, तो उसके अनुरूप आपका कैसा व्यवहार है, कैसे आप रिस्पॉन्स करते हैं। किसी चीज़ एकदम गर्म लग गई तो तुम तुरंत हाथ हटा लोगे, एकदम ठंडी लग गई तो तुरंत हाथ हटाओ, तो इस रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई है। All living organisms along with their ancestors and descendants, सभी organisms ancestors और descendants are linked to one another, ये linked है एक दूसरे से by sharing common genetic material form of DNA in varying degrees। मतलब ये जो DNA है ये सभी ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जो जेनेटिक मटेरियल ये कॉम्बाइनेशन देखने को मिलता है जो कि है डीएनए। दिस डीएनए रिस्पॉन्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स इन ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो डीएनए एक्सप्रेशन, जैसे किसी का ये मदर हो गया, ये फादर हो गया, किसी मदर का ट्रेट इधर आ गया, किसी मदर का ट्रेट मतलब उसकी आदतें इधर हो गई, उसकी आदतें इधर मिला के एक नया ऑफस्प्रिंग बन गया। तो ऑफस्प्रिंग की जो मदर की आदतें आदि थी वो फादर की आदतें आदि थी, नहीं तो जो मदर की आंखें ब्लू थी फादर की आंखें ब्राउन थी, लेकिन जो फादर था उसका बहुत ज़्यादा डोमिनेंट ट्रेट था, लेकिन मदर का रिसेसिव ट्रेट था, लेकिन जो दोनों मिलके वो बना तो उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। तो ये तो उसकी अंदर की बात होगी, लेकिन जो ये कॉमन चीज़ शो करवा रही है ये डीएनए होता है। जो शो करवाता है ये डीएनए। हमारे बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो 23 फादर से 23 मदर से आके मिलकर 46 क्रोमोसोम्स पेयर्स में बनाते हैं। दस बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो यही बायोलॉजी एक स्टोरी ऑफ लाइफ है हमारी धरती की। इट इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। तो ये एक स्टोरी है इवोल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमारे धरती की। सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वी हैव डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। हाउएवर ऑर्गेनिजम्स हैव मैनी other features like differentiate from non-living things such as shape and size of life cycle, movement, self-regulation, variation, adaptation, healing and repair, excretion and death। अब इसमें बताया कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सोच के ही देखो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। यही चीज़ एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखी है कि ऐसे कि नॉन लिविंग थिंग से अगर डिफ्रेंशिएट करें, जैसे कि उनकी शेप एंड साइज में, लाइफ साइकिल में, मूवमेंट में, सेल्फ रेगुलेशन में, वेरिएशंस में, एडाप्टेशंस में, कि वो अडाप्ट कैसे करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ अडाप्ट करते हैं। हीलिंग में एंड रिपेयर की लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे रिपेयर करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे रिपेयर करते हैं, तो इसके बारे में। एक्सक्रीशन, अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं, मतलब वेस्ट कैसे एक्सक्रीट करें, स्वीट के फॉर्म में, किसी एनस के फॉर्म में, यूट्रस के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं अपना वेस्ट। एंड डेथ, वो बाद में हमारी डेथ होती है, लेकिन नॉन ऑर्गेनिजम्स की डेथ थोड़ी होती है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना था। डिफ्रेंशिएट के माध्यम से इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स डाले गए हैं। बस यहीं तक होता है हमारा आधा टॉपिक कंप्लीट। अब हम दूसरे टॉपिक में जाएंगे और देखेंगे। थैंक यू।